दीदी ये ऑनलाइन पे मुझे तो नहीं मिलेगा। ऑनलाइन पे 200 रुपये है। ठीक है बेटा, अच्छी लेके आए। ये मैं रही बाबा जाती हूँ। उसके बाद जो स्टेप वो मुझे समझ नहीं है। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले x = -60 वो हमने डोमेन डिसाइड किया। डोमेन का है कि कहां से कहां x और ये सब। उसके बाद x पे कंडीशन दिया हुआ है कि x के वैल्यू एग्जैक्टली कौन से हैं। ठीक है, तो कंडीशन के लिए है ये इनइक्वालिटी दी हुई है व्हिच इज mod of x - 3 -1 divided by mod of x - 2 greater than equal to 0। इस कंडीशन के हिसाब से जो भी एक्सरसाइज होगा वो हमें फिट करना होगा। अब ये कंडीशन क्या कह रहे हैं, ये जो टर्म है इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मींस इट हैज टू बी पॉजिटिव। ये कभी पॉजिटिव कब हो सकता है, कोई भी फ्रैक्शनल नंबर पॉजिटिव तब होता है जब उसका या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो, ये पूरा फ्रैक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर दोनों नेगेटिव हो तो भी फ्रैक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। समझ लो ना, अगर दोनों नेगेटिव हो तो फ्रैक्शन पॉजिटिव हो, माइनस माइनस क्या से हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है दो केस के साथ डील करना है। केस 1 होगा जहां पे न्यूमरेटर पॉजिटिव है एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, राइट, और केस 2 होगा जहां पे न्यूमरेटर नेगेटिव है एंड डिनोमिनेटर नेगेटिव। समझ? सो केस 1 में मैंने पहले क्या किया, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अज्यूम कर लिया और फिर x की वैल्यू निकाली, क्योंकि इस बार क्योंकि मैंने इसको ग्रेटर देन 0 अज्यूम किया है तो x की वैल्यू कैसे निकाली थी यार, ये निकाल के सॉल्व कर। पहले मैं इस -1 को इधर लगेगा, तो mod of x greater than equal to 1 है। ठीक है, अब ये mod कैसे लगाते हैं, x - 1 greater than equal to 1 and less than equal to -2। ठीक है, उसके बाद ये -1 कैसे हटाएंगे, यहाँ +1 करेंगे, यहाँ +1 करेंगे, यहाँ +1 करेंगे, 0 greater than equal to x greater than equal to x सॉल्व हो गया। इसको मैंने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया है। तो x - 3 अपने x - 1 अच्छा, या अब यू टेक केयर ऑफ द नंबर्स। मैं आपको बस एक बार वैसे ही करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये +3 +3 +3 है। ठीक है, सो x का मुझे रेंज मिल जाएगा इसमें, तो मैं कैसे नंबर लाइन में ड्रॉ करूँ। Similarly, I'll assume this mod of x - 2 is greater than equal to 0। मेरा केस 1 चल रहा है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, सो अभी ये पॉजिटिव है, इससे भी x का एक रेंज आएगा। अब इन दोनों में कॉमन सॉल्यूशन, क्योंकि ये दोनों एक साथ पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें इंटरसेक्शन लगेगा, यानी हमें कॉमन सॉल्यूशन देखना होगा कि इस रेंज से क्या आंसर आ रहा है, इस रेंज से क्या आंसर आ रहा है, दोनों का कॉमन है। समझा? सिमिलरली जो सेकंड केस होगा उसमें भी कॉमन एरिया में देखना पड़ेगा कि सॉल्यूशन क्या है। इफ यू रिमेंबर सेकंड केस में 5 आ रहा था, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इससे सेकंड केस हमारे वैलिड नहीं है, इसमें भी कॉमन सॉल्यूशन ही नहीं आया था। इसमें कॉमन सॉल्यूशन आ रहा था, उसको हमने इसका जो डोमेन डिसाइडेड है ना -6 से 3, उसमें फाइंड आउट किया कि उस डोमेन में कहां पे कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है। मैंने गलती कर दी थी, मैंने -∞ से आई डोंट रिमेंबर शायद -3 तक कर लिया था, बट एक्चुअली -∞ में होना चाहिए था, -6 होना चाहिए, ऐसा कुछ किया मैंने। So that's how you find out this solution. सर केस 2 के लिए हम लेस देन इक्वल टू 0 Exactly. और लेस देन इक्वल टू करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर को लेस इक्वल टू इवन डिनोमिनेटर के लिए इक्वल टू मैंने ऑलरेडी केस 1 में कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो केस 2 के लिए नेगेटिव करेंगे ना, न्यूमरेटर को लेस देन 0, डिनोमिनेटर को लेस देन 0, दोनों लेस देन 0। ठीक है, और उसे x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू कुछ भी कॉमन नहीं, इसका जो सॉल्यूशन आएगा और इसका जो सॉल्यूशन आएगा ना ओवरलैप हो जाएगा, इसमें कुछ भी कॉमन वैल्यू आ गया, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, देयर इज नथिंग, फाई उसका सॉल्यूशन से। और सर अगर सपोज सॉल्यूशन आ गया तो फिर हम उसे सेपरेटली सेट t के साथ सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्यूशन आता है तो इसको हम इसके साथ ही इंटीग्रेट कर देंगे, फिर इन दोनों का एक साथ सॉल्यूशन आएगा, मतलब दिस सॉल्यूशन
और दिस सॉल्यूशन बोथ विल वर्क। समझ आ रहा है? तो मेरा जो ओरिजिनल डोमेन मैंने डिसाइड किया था -6 से 3, इसकी वजह से एक सॉल्यूशन सेट आएगा और इसकी वजह से एक और सॉल्यूशन सेट आएगा, दो सॉल्यूशन सेट्स आएंगे। फिर आप उसका यूनियन, क्योंकि आइदर दिस विल वर्क और दिस विल वर्क, बोथ ऑफ देम कैन वर्क। इससे यूनियन में दोनों को एक साथ ट्रू होना जरूरी नहीं, कोई भी एक ट्रू होगा तो चलेगा। सो इस केस में अगर इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है, तो इस केस में यूनियन लेंगे। लेकिन इनका जो इंटरनल कंडीशन था ना, वो एंड के साथ ही आएगा, क्योंकि दोनों को एक साथ ट्रू होना पड़ेगा। बट ट्राई दिस क्वेश्चन अगेन, हो जाएगा। ओके, एनीवन एल्स हैज डाउट अबाउट यस्टरडेज सेशन और जो मैंने होमवर्क दिया था ऑन दैट? होमवर्क किया किसी ने? लेट मी गुड कर देते हैं। ओके, क्योंकि हमने अभी किया था फिजिक्स की क्लास। ओके, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। हां, तो आई एम नॉट वेरी गुड। कौन कौन मुझे होमवर्क कॉपी आज सबमिट कर सकता है? जितना भी क्वेश्चन कर सकते हो प्लीज कीजिए। अच्छा, और भी डाउट्स है? ओके फाइन, श्योर, थैंक यू। मुझे लगा यू आर डन। टेल मी। किसको क्वेश्चन 14 में डाउट है? ओके, क्वेश्चन 14 कल जो हमने एक्सरसाइज किया था PYQs, उसका। ठीक है, कंसीडर टू सेट्स, एक सेट A दिया हुआ है वेयर M बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो सेट A का एलिमेंट होगा उसको M करके डिफाइन किया, दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर। बोथ द रूट्स ऑफ x² माइनस m प्लस 1x प्लस m प्लस 4 आर रियल। ये मेरा कंडीशन है, ठीक है। एंड सेकंड सेट B उन्होंने काफी इजीली डिफाइन कर दिया, दैट इज -3 से लेके 5, ठीक है। सेकंड सेट मैंने लिख दिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो अभी पहला सेट क्या गिवन, पहले सेट का कंडीशन है x² माइनस m प्लस 1x प्लस m प्लस 4 इक्वल टू 0। Both the roots are real, that's fine. And second is -3, which of the following is not true? You want to see fancy? So इसके रूट्स निकालने, अब रूट्स निकालने के लिए मेरे पास ये A है जो 1 है, ये B है and this is C. So root would be माइनस b यानी m प्लस 1 प्लस माइनस रूट d m प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 है इंटू c m प्लस 4 है अपॉन 2, ठीक है। m प्लस 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m माइनस 4m माइनस 16, m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 15, ठीक है। अब ये मेरा अंदर का ये आ गया, इसमें ना इसमें ये गिवन है दैट बोथ द रूट्स आर रियल, कंडीशन में गिवन है बोथ द रूट्स आर रियल। रियल कब होगा? जब ये वाला जो अंदर का नंबर है इट हैज टू बी पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, इमेजिनरी बन जाता है, तो वो रियल नहीं रहेगा। सो इसको पॉजिटिव करने के लिए मुझे ये कंडीशन को क्या करना पड़ेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी फॉर द रूट्स टू बी रियल m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 15। अच्छा, m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 15 क्या है? इसी को सॉल्व करके निकला, ठीक है। इट हैज टू बी रियल, सो इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा? इसका वो हो सकता है क्या 15 5 3 या
m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3m माइनस 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद हो जाएगा m माइनस 5 प्लस 3m माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, m प्लस 3m माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? हाउ डू यू नो इसमें m के क्या क्या वैल्यूज आनी चाहिए सो दैट इसका मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और पॉजिटिव। ठीक है, इसके सोल्यूशन के लिए ना देयर इज अ मेथड कॉल्ड वेवी कर्व मेथड। ठीक है, जब भी कोई इनइक्वालिटी है इस फॉर्म में जहां पे आरएचएस में 0 है, ठीक है, तो हम वेवी कर्व मेथड यूज करते हैं। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड और ऐसा मेथड है अगर आप सीख गए ना कोई भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में आपका आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले एक बार वेवी कर्व मेथड समझ लेते हैं, उसके बाद विल कम बैक टू दिस। ठीक है, ये सब डिलीट करो, आई डोंट थिंक दीस थिंग्स आर नीडेड एनीमोर। अगर मेरे पास एक इनइक्वालिटी है इस फॉर्म में कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, इस फॉर्म में है, और इस फॉर्म में ध्यान दो चीजें रखनी चाहिए। एक तो आरएचएस में हमेशा 0, ठीक है, और एलएचएस में जो x है ना इसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 हो, ये चीज भी ध्यान रखना चाहिए। तो अगर कभी भी आपको ऐसा कोएफिशिएंट मिलता है 2x माइनस ए टाइप्स, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए सो दैट कोएफिशिएंट इसका 1 हो जाए। ठीक है, हो गया। नाउ इक्वेट ईच ऑफ दिस एक्सप्रेशन टू 0, इनको 0 से इक्वेट कीजिए। सो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी? a एंड b। ठीक है, ये बाय द वे अगर डिनोमिनेटर में भी कुछ x माइनस c है ना उसके लिए भी काम करेगा, तो हमारा एक और ऐड हो जाएगा c, x को भी 0 से इक्वेट करेंगे तो c ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहीं पे भी ये फैक्टर्स रह सकते हैं। अब एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, इन तीनों पॉइंट्स को नंबर लाइन में ड्रॉ कीजिए। मैं अज्यूम करता हूं कि ये इस ऑर्डर में है। ठीक है, अभी एज लॉन्ग एज दीज आर नॉट रेज टू पावर एनीथिंग, मान लीजिए 2, 4, 3, इस तरह से कोई रेज टू पावर नहीं है, सिंपल फैक्टर्स है, नथिंग रेज टू द पावर। वो मैं बाद में बताऊंगा अगर रेज टू द पावर करना है तो कैसे करेंगे। एज लॉन्ग एज दीज आर नॉट रेज टू द पावर, यू कैन से दीज आर रेज टू द पावर 1। ठीक है, तब तक हमें क्या करना है ना, ये जो c के राइट साइड है इसको हमेशा पॉजिटिव देना है, हमेशा पॉजिटिव देना है। ठीक है, उसके बाद हमें ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करना है। दिस इज द कंडीशन अज्यूमिंग कुछ भी रेज टू द पावर नहीं है। समझ आया यहां तक क्या किया मैंने? इन तीनों पॉइंट्स को नंबर लाइन में ड्रॉ किया। राइट मोस्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, व्हाटएवर द कंडीशन है, रेज टू द पावर हो ना हो डजंट मैटर। राइट वन हमेशा पॉजिटिव होगा, उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेट होगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या ढूंढना है कि ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 क्या होता है? पॉजिटिव। सो इसमें जो जो पॉजिटिव वाले मेरे सेक्शन है ना वो मेरा आंसर सेट है। समझ आया? सो पहला सेक्शन क्या है? C से लेके इंफिनिटी तक। तो देखो C इंक्लूसिव होगा या नॉन इंक्लूसिव होगा किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे इक्वल टू है कि नहीं। अगर इक्वल टू है तो C इंक्लूसिव होगा, तो C से लेके इंफिनिटी तक मेरा पहला आंसर सेट होगा। दूसरा आंसर सेट होगा A से लेके B तक, अगेन इंक्लूसिव। इंक्लूसिव क्यों? क्योंकि यहां पे इक्वल टू है। ठीक है, यूनियन, ठीक है, ये भी आंसर सेट होगा। और कहीं पे पॉजिटिव है? नहीं। ठीक है, सो दिस इज माय आंसर। एनी वैल्यूज लाइंग इन दिस वुड गिव मी द आंसर कि कहां कहां पॉजिटिव होगा। समझ आया? आई विल अगेन कम टू एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस जब नेक्स्ट फ्यूचर में कभी यूज करना होगा, फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा वेवी कर्व कैसे होता है। ठीक है, इट डजंट मैटर कि न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में है। ठीक है, अगर एग्जैक्टली ये चीज उल्टा होता, लेस देन इक्वल टू होता, तो हम ये वाले सेक्शंस चूज करते हैं आंसर के लिए। समझ आए यहां तक? उस हिसाब से देखिए, उस हिसाब से देखिए इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए। m+3 है, यानी मेरा -3 एक नंबर लाइन में मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको मैं 0 से इक्वेट करूंगा तो m = -3 आएगा। सो मैंने -3 एक नंबर लाइन में ले लिया। m-5 है, इसका क्या लेना पड़ेगा नंबर लाइन में? 5। ठीक है, ये मैंने 5 ले लिया। अब मैं सबसे पहले तो ये प्लस माइनस लिख दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ऑल बोथ ऑफ देम आर रेज टू द पावर 1। ठीक है, प्लस माइनस ले लिया। अब मुझे देखना है कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहा जा रहा है।
तो मेरा आंसर क्या होगा, एक तो 5 इंक्लूसिव आगे का और एक 3 नेगेटिव के पीछे का, ये मेरा आंसर होगा। सो इससे मैं अगर आंसर निकालूं तो m की वैल्यूज क्या आ जाएगी, m हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और m हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 3। सोल्यूशन आ गया। सोल्यूशन कैसा है, समझ आया m का? किसी को डाउट है इसमें, प्लीज बताइए। सर हम लोग ये क्वेश्चन दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, चलेगा, बट आई कम टू दैट लेटर। और तुम बताना वो दूसरा मेथड क्या है, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर। मुझे ये बेसिक वाला अभी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट कंडीशन आ गया। सेकंड कंडीशन क्या है मेरा, ये मेरा सेट ए है शायद, राइट। सेट बी क्या है, -3 से 5, -3 से 5 तक डिफाइंड है, राइट। -3 एंड 5 इज नॉट इंक्लूसिव, ठीक है। सो दोनों के मुझे क्या पता लग गया कि सोल्यूशन सेट क्या क्या है। अब मैं क्या देखूंगा कि कंडीशंस क्या, इसको मैं नंबर लाइन में ड्रॉ करूं। देखिए -3 से नेगेटिव ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, 5 से आगे का। -3 से 5 कहां से कहां होगा, ये -3 इंक्लूसिव है लेकिन 5 इंक्लूसिव नहीं है, ठीक है। ये मेरा सेट बी है और ऊपर वाला मेरा सेट ए है, ओके। अब पहला कंडीशन कहता है a माइनस बी, a माइनस बी, ये मेरा a है और ये b है। a और b में कुछ भी कॉमन है क्या कि मैं माइनस कर सकता हूँ, -3 कॉमन है। -3 इसमें भी इंक्लूसिव है, इसमें भी इंक्लूसिव है। तो मेरा a सेट से अगर मैंने b माइनस कर दिया तो मेरा आंसर बचेगा -∞ से लेके -3, बट नॉट इंक्लूसिव हो जाएगा। यूनियन 5 इंक्लूसिव होगा या एक्सक्लूसिव होगा, मतलब नॉट इंक्लूसिव होगा। देखिए a में 5 इंक्लूसिव है, मैंने जब b माइनस किया क्या 5 माइनस हो जा रहा है, नहीं हो रहा है क्योंकि b में 5 इंक्लूसिव नहीं है, ठीक है। सो ये इंक्लूसिव होगा 5 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। अब पहला ऑप्शन क्या गिवन है, पहला ऑप्शन में 5 इंक्लूसिव नहीं है, सो ये आंसर मेरा इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन ए। हमें क्या ढूंढना है, नॉट ट्रू, तो ऑप्शन ए आंसर है क्या इसका, ऑप्शन ए ही आंसर है, ओके। सो हो गया, आगे करना है क्या, नहीं आगे कर लेते हैं क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है, -3, दिस इज द ओनली पॉइंट विच इज कॉमन, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 3 बी माइनस है, अब मेरा बी ये है और ए ऊपर वाला, अगर बी में से ए माइनस किया तो क्या माइनस होगा, सिर्फ कॉमन पार्ट -3, यानी अब बी क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट अब नॉन इंक्लूसिव हो जाएगा, ठीक है। तो -3 से 5, ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। ए यूनियन बी, ए कहां पे है, ये यूनियन करेंगे तो क्या इसका एरिया पूरा और ये पूरा एरिया एक साथ आ जाएगा, क्या 3 इंक्लूडेड रहेगा यूनियन में, सॉरी -3 इंक्लूडेड रहेगा, क्या 5 इंक्लूडेड रहेगा, 5 क्यों इंक्लूडेड होगा, क्योंकि 5 इज पार्ट ऑफ ए, बी में भले ही ना हो बट ए में तो है, तो मेरा पूरा ये -∞ से इन्फिनिटी पूरा इंक्लूसिव हो गया। सो यहाँ पे लिखा है रियल नंबर, तो ये हमारा रियल नंबर ही होता है, तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। समझ आया? नाउ टेल मी सेकंड मेथड। कहाँ पे, एम पे, और x की इक्वेशन है उसको सॉल्व किया तो हर बार वो आंसर ऐसा आता था कि डिस्क्रिमिनेंट जो है इट वुड बी इमेजिनरी नंबर और रियल। m की वैल्यू जो तुमने सब्स्टिट्यूट किया, m की वैल्यूज लाए कहाँ से, हाउ डिड यू अज्यूम m की वैल्यूज, m की कौन सी, हाँ दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, सो इट्स मोर ऑफ अ हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल इज फाइन एज लॉन्ग एज यू हैव टाइम एंड यू आर एबल टू सॉल्व, लेकिन एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होगा, so you have to go with the sure shot method, but that's a good way of understanding questions, that's fine, but eventually आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज टाइम लग जाएगा। हिट एंड ट्रायल में कई बार तुक्का लग के सही हो भी जाता है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ना हो तो कम बैक टू दिस, ठीक है। ओके, एनी अदर डाउट्स एनीवन हैव, हाँ बोलिए। फोर्थ क्वेश्चन जो है बिफोर या this see fifth and sixth are very similar, ठीक है। The sum of all the elements of set 1 till 100 HCF of n ठीक है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। The sum of all elements of the sets sum of all elements of the set n belongs to 1 to 100 such that FCF of n and 240 is 1.
आई ट्राई टू रिकलेक्ट है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट आई थिंक वी शुड बी एबल टू सॉल्व इट. द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट. एक सेट, अच्छा बाय द वे सेट डिफाइंड कैसे है? अभी मान लीजिए ये सेट है ए. एट ए का डेफिनेशन देखिए कितना बड़ा है. फर्स्ट कह रहा है n शुड बिलोंग टू 1 2 till 100. ठीक है, अभी ये n का डोमेन डिसाइड हुआ है. 1 से लेके 100 तक n इसको बिलोंग कर सकता है. अभी तक कंडीशन डिफाइन नहीं. कंडीशन क्या कह रहा है? दैट HCF ऑफ n एंड 2040 इज 1. ठीक है, ये कंडीशन जब फुलफिल होगा, उस फुलफिल्ड कंडीशन से इसमें से जो जो नंबर्स पिक होंगे उन नंबर का सम कितना है, दैट इज द क्वेश्चन. द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट दिस, जो कि ये डोमेन डिसाइड कर रहा है, एंड ये कंडीशन है जो कि इस डोमेन से हम नंबर पिक करने में हेल्प करेगा. जो जो नंबर, मान लीजिए 2 4 पिक हो रहा है तो और 6 भी पिक हो रहा है, तो इनका सम क्या होगा इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, अब कंडीशन समझते हैं. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ n एंड 240. n क्या है? n आर दोज नंबर्स जो हम यहां से पिक करेंगे जिसका इसके साथ HCF करेंगे तो आंसर 1 आना चाहिए. आपको HCF का कॉन्सेप्ट याद है? HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. फॉर एग्जांपल अगर मुझे 8 एंड क्या 12 इन दोनों नंबर का HCF निकालना है, तो कैसे करते हैं? पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं. तो ये 2 4 हो गया, 2 2 हो गया, अंटिल 1 हम निकालते हैं. ठीक है, ये हम 9 10th या प्रॉब्ली 7th में, आई डोंट रिमेंबर कब. 2 6 हो गया, 2 3 हो गया, 3 1 हो गया. तो इसका HCF क्या होगा? इसमें जितने कॉमन नंबर्स होंगे ना, दैट इज द HCF. सो HCF होगा इसका, एक तो ये 2 कॉमन आ गया, ये 2 भी कॉमन आ गया, इसके बाद इस 2 के साथ कुछ कॉमन है नहीं है. ठीक है, तो यहीं पे खत्म हो जाएगा. तो इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 4. दैट मीन्स 4 कैन डिवाइड दिस एंड दिस बोथ. और ये हाईएस्ट नंबर है, इससे बड़ा कोई नंबर ही नहीं है जो इसको डिवाइड कर सकते. इससे छोटा है, दैट इज 2, लेकिन इससे बड़ा कुछ नहीं है, दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ये कॉन्सेप्ट है. ठीक है, अब ये कह रहा है मैं ये जो भी n पिक करने वाला हूं ना, उसका 2040 के साथ HCF शुड बी 1. इसका अदर लैंग्वेज में मतलब ये होता है कि इसमें और इसमें कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तभी तो 1 बचेगा सिर्फ. मतलब मान लीजिए यहाँ 2 2 3 है और यहाँ पे अगर सब 7 7 7 होते, जो भी यहाँ पे नंबर होता, अगर ये तीनों 7 7 7 होते, तो क्या इन तीनों में कुछ कॉमन फैक्टर होता? नहीं होता. सो सिर्फ एंड में जो 1 बचता वही मेरा कॉमन फैक्टर होता. ये सेम चीज कह रहा है कि ये जो मैं n पिक करूंगा यहाँ से और ये जो 2040 है उसका HCF 1 होना चाहिए. मतलब दोनों नंबर्स में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. गॉट द कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट समझ आया सबको? ओके, सो इसके लिए पहले मुझे क्या अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि HCF 2040 के क्या क्या फैक्टर्स है, और वो फैक्टर्स को मुझे एक्सक्लूड करना पड़ेगा इन नंबर्स से. ठीक है, तो 2040 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? 2 ऑब्वियसली हो ही सकता है. मैं पहले 4 से डिवाइड करता हूँ. 4 5 20 नहीं, 4 से डिवाइड किया तो 510 आया, राइट? फिर ये 4 से डिवाइड होता है क्या? 4 5 20, 4 1 4 11. नहीं, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये 2 से डिवाइड करते हैं तो होगा 2 2 4, 2 5 10, 255. ठीक है, 255 हो रहा है. इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से. 5 से होगा तो 5 5 25 इंटू 51. 51 किससे होता है? 17. 17 3 से क्या होता है? 51 होता है, राइट? तो इस 51 को मैं क्या लिख दूंगा? 3 इंटू 17. सो ये मेरा हो गया 2 इंटू 2, 1 2 3, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17. ये 2040 के प्राइम फैक्टर्स है. अब मुझे इसमें से कौन कौन से नंबर पिक करने हैं जिसमें ये प्राइम फैक्टर्स ना हो, तभी उसका HCF 1 बनेगा. अगर प्राइम फैक्टर हो गया तो उसका वो प्राइम फैक्टर HCF बन जाएगा. जैसे कि अगर मैंने 2 एंड 240 पिक किया तो 2 का प्राइम फैक्टर इसके साथ क्या होगा? क्या होगा? 2 होगा. ठीक है, सो क्या मुझे 1 नंबर पिक करना चाहिए? 1 एंड 2040 का HCF 1 होगा. ठीक है, सो 1 इज फाइन. अच्छा, अब हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है क्या पिक करे
इससे अच्छा है कि हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्या पिक नहीं करें, उसको फिर 100 से माइनस कर देंगे। इवन नंबर सारे गए बिकॉज वी हैव अ 2 एज अ फैक्टर। ठीक है, तो इवन नंबर्स गए 1 से 100। सो ऑड नंबर्स में लिख लेता हूं 1 3 5 till 99। ये नंबर से ही मुझे कुछ पिक करना होगा क्योंकि इवन नंबर सारे गए बिकॉज ऑफ फैक्टर 2 प्रेजेंट इन 2040। ठीक है, 3 के फैक्टर्स नहीं हो सकते, दैट्स फाइन, लेकिन 3 के फैक्टर्स इससे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते, देखिए 3 के फैक्टर्स अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आइडियली मुझे से 3 6 9 ये सब सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन इसमें ऑलरेडी 2 के फैक्टर्स आ चुके हैं। जैसे कि 6 वगैरह मैं इससे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि 6 वगैरह है ही नहीं। ठीक है, तो मैं 3 के बाद जो अगला नंबर आएगा क्या आएगा 9, उसका अगला क्या आएगा 12 आएगा नहीं, उसका अगला आएगा 15, फिर अगला क्या आएगा 21। राइट, सो ये कैसा सीरीज है, ये 6 6 का जंप लेने वाला सीरीज है। दैट्स ट्रू, यानी बेसिकली हमें 6 के फैक्टर्स डिलीट करने हैं इसमें से। ठीक है, और हमें इसका सम निकालना है, नंबर ऑफ द सम ऑफ ऑल मिन, दैट्स फाइन। सो इसमें से मैंने ये वाले फैक्टर्स हटा दिए। इसका लास्ट नंबर क्या होगा, 6 को हम 99 से डिवाइड करेंगे अगर, 6 1 6 39, 6 6 36। ठीक है, तो 16 6 कितना होता है 96 होता है। ठीक है, तो ये 96 पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, 3 का फैक्टर्स भी गया, 5 के फैक्टर्स भी निकालना पड़ेगा, लेकिन ये ध्यान दीजिए 5 के जो फैक्टर्स है उसमें से हमने 2 के फैक्टर्स और 3 के फैक्टर्स ऑलरेडी निकाल दिए हैं। जैसे कि नंबर 15 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 15 हमने 3 के सीरीज में निकाल दिया, रादर 6 के सीरीज में। और नंबर 10 आएगा, 10 भी नहीं आएगा, क्यों, 10 हमने 2 के सीरीज में निकाल दिया। सो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 30 हो गया। 2 × 3 6, 6 5 से 30, 30 के सीरीज को हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि 30 का सीरीज। ओके, एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली निकालते हैं क्योंकि 5 के फैक्टर्स बहुत ही इजी है। 5 आएगा, 5 कैंसिल होगा ना, क्योंकि 5 ना 2 में आता है ना 3 में आता है। अगला क्या होता है 10, 10 2 में आता है। अगला 15, 15 3 में कवर हो गया। ठीक है, 20 आएगा क्योंकि वो इवन है। 25 आएगा, 30 आएगा, 35 आएगा, 35 के बाद क्या आएगा 45 नहीं आएगा, 45 3 में आता है। ठीक है, 50 55 कितने का जंप दिख रहा है मुझे देखने दो, 20 20, अरे 25 35 40, 20 का भी जंप नहीं है। ठीक है, हमें ऐसे ही मैनुअली लिखना पड़ेगा, दैट्स फाइन। 65 आएगा कि नहीं, ये 65 आएगा, 75 आएगा नहीं आएगा, 85 आएगा, 95 आएगा आएगा। ये सब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जंप 20 का है, फिर 10 का जंप है, फिर 20 का जंप है, फिर 10 का जंप है, फिर 20 का जंप है, फिर 10 का जंप है। ये हमारा पैटर्न हो गया। ठीक है, तो दीज नंबर्स आर फाइन। ठीक है, अभी 17 का भी हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, 17 का हम हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, ऑब्वियसली 17 नहीं चाहिए होगा क्योंकि 17 इज पार्ट ऑफ, तो हमें 17 चाहिए होगा, हम सॉरी 17 हम हटाएंगे तो इट्स एन ऑड नंबर और कहीं पे कवर नहीं हुआ है। 17 का ट्वाइस 34, 34 हटाना पड़ेगा, नहीं 34 है ही नहीं। उसका नेक्स्ट 51, 51 क्यों नहीं, 51 3 ने कवर किया। अगला 51 के बाद 68, 68 पार्ट नहीं होगा। 68 के बाद क्या आता है, अरे मुझे ऐड करके देखना पड़ेगा, बताओ। 85, 85 हट गया है। 85 के बाद 102, ये तो आउट ऑफ रेंज चला गया। ठीक है, सिर्फ एक ही नंबर हम सब हटा रहे हैं, 17। फू, अब क्या क्या नंबर बचा ये हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या क्या नंबर बचा वो हम निकालते हैं। 1 बचा, 1 बचा राइट, क्योंकि 1 कहीं पे भी कवर नहीं हुआ। 2 है ही नहीं, 3 हट गया, 4 नहीं है, 5 हट गया, 5 हट गया, 6 है ही नहीं, 7 बचा,
आई थिंक देयर हैज टू बी बेटर वे, बट एनीवेज लेट्स फाइंड अ पैटर्न। अगर पैटर्न मिल जाता है तो वैसे कर लेंगे हम। 7 रहेगा, 8 9 9 नहीं रहेगा, 10 11 12 12 नहीं रहेगा, 13 रहेगा, 15 नहीं रहेगा, 16 रहेगा, नहीं सॉरी 17 नहीं रहेगा, 18 19 रहेगा, 21 23 रहेगा ना, 23 इज नॉट डिविजिबल बाय 5 और 3, ठीक है। 24 नहीं रहेगा, 25 नहीं रहेगा, 26 27 भी नहीं रहेगा, 28 29 रहेगा, 29 रहेगा, 30 31 रहेगा, 32 33 34 35 नहीं रहेगा, 36 37 रहेगा। एसेंशियली ऐसे ही करना है आपको और 99 तक लेके जाना। देखिए इसमें ना कोई पैटर्न नहीं है, ये 6 है और ये क्या है 4 है, ये 2 है, कोई पैटर्न नहीं है, देयर इज नो पैटर्न एज सच, दैट्स व्हाई इट्स अ फिजिकल वर्क, कुछ कर नहीं सकते। क्या ये सारे प्राइम नंबर्स हैं? अगर प्राइम नंबर्स है भी तो भी आपको मैनुअली करना पड़ेगा 99 तक, ठीक है। इफ देयर इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट, लाइक फाइंड इट आउट, बट आई थिंक यही तरीका है। क्वेश्चन नंबर, अगला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 6, वो भी ऐसे ही होगा, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है, ठीक है। और कोई डाउट? 6 का जंप, फिर 4 का जंप, फिर 2 का जंप, फिर 6 का जंप, 4 का जंप, 2 का जंप, दैट्स ट्रू। 6 4 2 पे रिपीट हो रहे हैं। वी कैन क्रिएट अ सीरीज आउट ऑफ इट, बट उसके लिए हमें सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना पड़ेगा, जो हमारा अगला चैप्टर है। फाइन, वो हम बाद में करते हैं। बट इसमें एक चीज ध्यान दीजिए आप, इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज का बहुत यूज हुआ है। आप बस एक बेसिक नॉलेज यूज करके ट्राई कर रहे हैं। एक बार सीक्वेंस सीरीज सीख जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना। हाँ बोलिए, ऐसे ही था, कैसा था? सीक्वेंस एंड सीरीज वाला था, राइट। उसमें जब करेंगे, बट आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज से भी हम कर पाएंगे, दैट वुड बी मच इजियर, मच फास्टर, क्योंकि फॉर्मूला यूज करके करेंगे। 26 क्वेश्चन में जो डाउट है आपका, इज इट रिगार्डिंग की आंसर ऑप्शन क्या है या क्वेश्चन सॉल्व करने में डाउट है? क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, क्वेश्चन सॉल्व हुआ था तो इसमें मिनिमम परसेंटेज कितना आया था, याद है आप लोगों को? आई थिंक इसमें मिनिमम 87 से लेके 89 आता है, और बहुत इंक्लूसिव होता है, राइट। 87 से लेके 89 होता है। तो आपको बस ये देखना है कि इस ऑप्शन में किस में 87 या 88 या 89 नहीं है, है ना। तीनों में से कौन सा नहीं है, दैट इज द आंसर, ठीक है। डन? एनी अदर डाउट्स? ओके फाइन, एक काम करते हैं, लेट्स मूव ऑन विद आवर नेक्स्ट चैप्टर, सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, रिलेशन एंड फंक्शन नहीं कर रहे, हम सीक्वेंस एंड सीरीज करेंगे। और ये जो क्रोनोलॉजी डिसाइड हो रहा है ना, ये इंस्टीट्यूट लेवल पे डिसाइड हो रहा है अभिषेक त्रिवेदी सर के साथ डिस्कस करके। सो इसके आगे क्या क्या चैप्टर्स आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बट अभी हम सीक्वेंस एंड सीरीज करेंगे, थोड़ा सा आपके आगे वाले चैप्टर्स में भी इजी हो जाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस, एक्चुअली बहुत क्वेश्चन में सीक्वेंस एंड सीरीज के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। सो इट्स बेटर टू हैव दोस कॉन्सेप्ट इन द माइंड, ठीक है। इवन बिफोर गोइंग इनटू सीक्वेंस एंड सीरीज डिटेल्स, सीक्वेंस एंड सीरीज होता क्या है? कोई भी अगर हम पैटर्न ऑफ नंबर्स लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 1 3 5 7, इसको हम क्या कहते हैं? एक सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए सब में जो डिफरेंस है ना, वो 2 2 का आ रहा है, देयर इज अ स्पेसिफिक पैटर्न व्हिच इज फॉलोड, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ डिफरेंस का ही पैटर्न हो, मल्टीप्लिकेशन का भी पैटर्न हो सकता है। नहीं, ये डिफरेंस का हो गया, सॉरी। 1 2 4 8 16, इस टाइप का भी पैटर्न हो सकता है। देखिए 2 2 का मल्टीप्लिकेशन होता जा रहा है, ठीक है।
सो पैटर्न इस टाइप का भी हो सकता है, पैटर्न किसी भी टाइप का हो सकता है, बट देयर शुड बी अ पैटर्न। ठीक है, सो इसको बोला जाता है सीक्वेंस। ये सीक्वेंस के सारे नंबर्स हैं, और जब इन नंबर्स को मैं ऐड कर देता हूं तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में बस यही डिफरेंस है, सीक्वेंस में हम कॉमा देके लिखते हैं, सीरीज में हम प्लस के साथ लिखते हैं, बोथ मीन्स द सेम थिंग। ठीक है, सीरीज में एक एडिशन एक्सपेक्ट करते हैं एज एन आंसर, सीक्वेंस में हम बस उसको कॉमा देके लिखते हैं। ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस और सीरीज इज आइडेंटिफाइंग द पैटर्न। उसके बाद उसका जो, मान लीजिए ये पैटर्न मुझे 1 3 5 7 दिख रहा है, उस पैटर्न का क्या मैं कॉमन टर्म लिख सकता हूँ कि नहीं? एक ऐसा डेफिनेशन जिससे मैं पैटर्न का कोई भी नंबर आइडेंटिफाई क्रिएट कर सकता हूँ, रादर, जिसको nth टर्म भी बोलते हैं। nth टर्म क्या होता है? एनी रैंडम टर्म और अ कॉमन टर्म, जिसको मैं एक फॉर्मूला से डिपिक्ट करे, और मैं जैसे जैसे n की वैल्यू डालूंगा हम मुझे एक एक टर्म्स मिलते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका कॉमन टर्म हो सकता है ये 1 3 5, मुझे पता है ये सारे ऑड नंबर्स है। ऑड नंबर्स का जो कॉमन टर्म होता है ना, वो होता है 2n-1, इसको nth टर्म भी बोलता है, यानी nth टर्म ही रेफर करूंगा आगे से। 2n-1 मेरा nth टर्म है, और ये जो n है ना, ये हमेशा नेचुरल नंबर्स होते हैं। सो अगर मैंने n में वैल्यू 1 डाला तो आंसर क्या आएगा? 2 × 1 -1, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 डाला तो 2 × 2 4, -1, आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, सो अगर 3 डाला तो आंसर 5 आ जाएगा। सो दिस बिकम्स माय nth टर्म। ठीक है, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ nth टर्म। nth टर्म ऐसा होता है जिससे आप कोई भी सीरीज का, ये थर्ड पोजीशन का टर्म है, थर्ड पोजीशन में मैंने n3 डाला, आंसर 5 आ गया। अगर मुझे इतना ही दिया हुआ, 4 ही नंबर दिया, मुझे पूछा गया कि 50th पोजीशन का टर्म क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा? n की वैल्यू यहाँ पे 50 डाल दूंगा, तो 2 × 50 -1 99 आ जाएगा। तो 50th पोजीशन में नंबर 99 बैठा हुआ। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ nth टर्म। ठीक है, सो किसी भी सीरीज का, अर्थमेटिक हो या ज्योमेट्रिक हो या हार्मोनिक हो, जो भी हम आगे पढ़ने वाले, उसका nth टर्म बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कैसे लिखना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। वो हम हमेशा पैटर्न रिकॉग्नाइज करके ही कर सकते हैं। गॉट इट? ओके, अब आते हैं द फर्स्ट टाइप ऑफ सीक्वेंस व्हिच वी आर गोइंग टू डील विद, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, सो यू गाइस हैव एन आइडिया ऑफ इट, राइट? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे सीरीज को बोला जाता है जिसमें जो नंबर होता है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट से बढ़ता रहता है। ठीक है, सो ये अगर फर्स्ट नंबर a है, अगला नंबर a + d होगा, d को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये हमेशा d से ही बढ़ता रहेगा। तो अगर फर्स्ट नंबर a है, सेकंड नंबर a + d है, तो अगला नंबर a + d, यानी ये प्रीवियस नंबर और उसमें एक और d ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्या होगा? a + d + d, ये प्रीवियस नंबर और उसमें एक और d ऐड हो जा रहा है। ठीक है, इस तरह से सीरीज में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहते हैं और वो सीरीज फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि इसमें एडिशन होता है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a फर्स्ट टर्म अगर मैंने a अज्यूम किया, सेकंड a + d होगा, अगला a + 2d होगा, अगला a + 3d होगा। ठीक है, अच्छा देखिए, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन में 3 आ रहा है, थर्ड पोजीशन में 2 आ रहा है। सो अगर इसका nth टर्म लिखना होगा तो क्या होगा? देखिए, बाकी a तो कॉमन है, जो पोजीशन से एक कम मुझे वैल्यू लिखना पड़ रहा है n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? nth टर्म फॉर एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, सीक्वेंस ऑफ द टर्म्स a + d, a + 2d, एंड इट आई एम एंडिंग इट एट nth टर्म। nth टर्म कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट और ऑन द क्वेश्चन। समझ आया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज कैसे लिखते हैं? ओके, दिस इज कॉल्ड एन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस। ये हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम a एंड d ही यूज करने वाले फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इफ द सीक्वेंस हैज n टर्म्स देन द लास्ट टर्म इज डिनोटेड बाय l। समटाइम्स कुछ क्वेश्चन में क्या होता है ना कि हमें लास्ट टर्म l दिया रहता है। ठीक है, ये भी यूजफुल होता है। कैसे यूजफुल होता है हम क्वेश्चन करते हुए समझेंगे, स्पेशली जब हम समेशन ऑफ सीरीज करते हैं ना, तब ये ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, विल लुक इनटू दैट। लेट्स मूव ऑन। ठीक है, देखिए मूव ऑन करते ही क्वेश्चन आ गया, बिकॉज इसमें और कुछ ज्यादा पढ़ने का है नहीं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके हमें सब सीखना पड़ेगा कि क्वेश्चन के टेक्निक्स कैसे रहते हैं या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसीजर कैसा रहता है। ठीक है, हर क्वेश्चन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको इवेंचुअली a एंड d के साथ ही खेलना पड़ेगा। दिस बिकम्स द की ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस।
ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। कभी भी किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होना कि करना क्या है, समझ नहीं आ रहा, प्रोग्रेस कैसे करना है, उस क्वेश्चन में जो भी सीरीज गिवन है उसका ए एंड डी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए सबसे पहले, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी is 3 times the first term and 7th term exceed twice the third term by 1. Okay, find the 11th term. I'll come to that. पहले हम first part of the statement पढ़ते हैं. The fourth term of an AP is 3 times the first term. ठीक है, अगर मैंने fourth term को A4 करके रिप्रेजेंट किया तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इट इज 3 times A1. ठीक है, अगर मैं फर्स्ट टर्म को a अज्यूम करूं और सेकेंड कॉमन डिफरेंस को d अज्यूम करूं तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस 3d, a4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस 3d. ठीक है, एंड दिस 3 टाइम्स ऑफ a1 को मैंने a अज्यूम किया. ठीक है, सो व्हाट डज दिस इक्वेशन बिकम्स, इट बिकम्स 2a माइनस 3d इक्वल टू 0. ठीक है, सेकेंड क्या गिवन है, and the seventh term exceeds twice the third term by 1. यानी A7 exceeds twice the third term by 1. ठीक है, जो 7 टर्म है वो थर्ड टर्म के ट्वाइस से एक बढ़ा. इसको मैं अब A और D के फॉर्म लिखता हूं. A7 क्या होगा मेरा, A प्लस 6D होगा. ठीक है, और ट्वाइस ऑफ थर्ड टर्म क्या होगा, A प्लस 2D, और बाहर आएगा +1. ये इक्वेशन कैसे फॉर्म हुआ सबको समझ आया, किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, इसको अब सॉल्व करते हैं. a प्लस 6d इक्वल टू 2a प्लस 4d प्लस 1. ये हो जाएगा a, इसको इधर लेके गया और इसको उधर लेके गया तो -2d हो जाएगा इक्वल टू -1. इज दिस फाइन? अब इससे आप a और d सॉल्व कर सकते हैं. कैसे सॉल्व करें, इसमें मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 माइनस 4d इक्वल टू -2. क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने, ताकि इस दोनों को मैं सॉल्व करूं सब्ट्रैक्ट करके. ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करूंगा, इट बिकम्स d, ये सब्ट्रैक्ट हुआ, ये d बिकम्स 2. समझ आया क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया. ठीक है, अगर d 2 हो गया तो a क्या होगा, मैं कोई भी इक्वेशन यूज कर सकता हूं. 2a माइनस d 2 हो गया तो -6 इक्वल टू 0, a बिकम्स इक्वल टू 6 3. सो a 3 है एंड d 2 है. ठीक है, क्या यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया मेरा? नहीं, उन्होंने पूछा क्या है, फाइंड द 11th टर्म. 11th टर्म कैसे लिखेंगे हम, a प्लस 10d. a क्या है 3 इंटू 10 टाइम्स d हो जाएगा 20, तो 23 मेरा आंसर होगा. Got it? Everyone? First question of AP, एकदम बेसिक क्वेश्चन था, आराम से हो गया, आई एम अज्यूमिंग. ठीक है, अगले मूव करते हैं. देखिए, ये एक और क्वेश्चन है. इसमें गिवन है इफ A1, A2, A3 एंड B1, B2, B3 आर AP. दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है गिवन है, और A1 की वैल्यू भी गिवन है मुझे, यानी फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म इज गिवन एज 2, और A10 की भी वैल्यू गिवन है, इसका जो 10th टर्म है वो भी गिवन है 3, एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन A1 एंड B1 दैट इज आल्सो गिवन. अच्छा, A1 B1 इज इक्वल टू 1 गिवन है, राइट? सो अगर मुझे A1 B1 गिवन है और A1 की वैल्यू 2 गिवन है तो B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2. यहाँ पे कोई डाउट है किसी को, एनीवन? दूसरा क्या कंडीशन गिवन है, दैट A10 B10 इज आल्सो इक्वल टू 1, और मुझे A10 की भी वैल्यू गिवन है तो B10 कितना हो गया मेरा, 1/3. समझ आया यहाँ तक? देन A4 B4 इज इक्वल टू व्हाट. अब मुझे निकालना है A4 B4 इज इक्वल टू व्हाट. एसेंशियली मुझे A4 और B4 निकालना है, उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, अच्छा, अगर मुझे सीरीज का फर्स्ट टर्म पता है एंड 10th टर्म पता है, क्या मैं उसका A एंड D निकाल सकता हूं? अच्छा देखिए, A तो इसमें 2 ही हो गया, फर्स्ट टर्म मेरा 2 ही है गिवन है. 10th टर्म मेरा क्या होगा, 3 वुड बी इक्वल टू A प्लस n-1 क्या होगा 10th टर्म का, 9 इंटू D. ये जो इक्वेशन लिखा है ये सबको समझ आया?
10th टर्म दैट इज 3 इज इक्वल टू a 2 है प्लस n-1, क्योंकि 10th टर्म है तो 10-1 9 इंटू डी। समझा? एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? सो a की वैल्यू 2 आ गई, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको यहां पे ले गया 1, d मेरा 1/9 हो गया। गॉट इट? सो अगर d ये है, a ये, तो मैं a4 निकाल सकता हूं। a4 मेरा होगा a प्लस 3d, राइट? a क्या है, 2 प्लस थ्राइस ऑफ 1/9, so this becomes 2 plus 1/3, so this is 6 7/3। ठीक है, पहले सीरीज का A4 हमारा निकल आया। किसी को कंफ्यूजन है तो बताइए प्लीज, आई कैन रिपीट इट अगेन। ठीक है, अभी एग्जैक्टली सेम प्रोसेस हमें सेकेंड सीरीज के साथ करना है। सेकेंड सीरीज में मुझे B10 गिवन है 1/3, राइट? सो B10 मेरा 1/3 है, तो मैं 1/3 मेरा 10th टर्म हो गया। 10th टर्म एज पर फॉर्मूला क्या होता है, a क्या है मेरा, B1 1/2, ठीक है? a प्लस n-1 वुड बी 9, 10th टर्म है, इंटू d। ठीक है, सो d विल बिकम 1/9 ऑफ 1 - 3 - 1/2। इज दिस फाइन? 1 - 3 - 1/2 और d के साथ 9 मल्टीप्लाई था, वो मैं डिनोमिनेटर में लेके गया। सो इसका आंसर क्या होगा, 1/9 इंटू 6 2 - 3 नेगेटिव है। ओके, दिस इज इक्वल टू -1/9 6 का कितना होता है, 54। ये मेरा d का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब मैंने A4 तो निकाल लिया, B4 भी निकालना पड़ेगा। B4 वुड बी इक्वल टू व्हाट, A कितना है, 1/2 प्लस 3 टाइम्स -1/54, 3 टाइम्स d, ये मेरा A4 है। ठीक है, ये क्या हो गया, 3 1 3 18, राइट? 18 इंटू 18, अच्छा प्लस 2 है, 18 मेरा एलसीएम हो गया, दिस वुड बी 9 - 1 8/18। समझा क्या क्या मैंने, ये एलसीएम लिया मैंने 18, यहाँ पे 2 है तो ऊपर 9 आ गया, माइनस ये 1 था इसके साथ। ठीक है, 8/18 इज 4/9। ठीक है, सो A4 कितना निकला था मेरा, 7/3। ठीक है, A4 मेरा निकला था, कहाँ गया, 7/3। सो ये 7/3 लिखा, और B4 निकला मेरा 4/9। ठीक है, तो इंटू 4/9 किया मैंने, ये आंसर क्या हो गया, 7 4 = 28 डिवाइडेड बाय 9 3 = 27। ये मेरा आंसर है 28/27 D। समझ आया सबको ये क्वेश्चन कैसे करना है? ओके, गुड। ये क्वेश्चन बढ़िया। इफ द pth टर्म ऑफ एन AP इज Q एंड द qth टर्म इज P, देन फाइंड इट्स rth टर्म। देखिए, फर्स्ट कंडीशन गया pth टर्म Q है, ठीक है, आपको A एंड D कंसीडर करना है, और सेकंड कंडीशन दिया qth टर्म P है। तो इससे भी आपको A एंड D में एक रिलेशन मिलेगा। क्या उससे आप A एंड D निकाल के rth टर्म निकाल सकते हैं? ट्राई कीजिए। क्या है? आंसर नहीं का मतलब क्या है? rth टर्म का मतलब होता है
जैसे कि हम सेकेंड टर्म या थर्ड टर्म क्या लिखते हैं, सेकेंड टर्म A2 होता है, तो rth टर्म मेरा RAR होगा, ठीक है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। अच्छा, जैसे pth टर्म क्या होगा मेरा AP, वैसे rth टर्म AR होगा। सो pth टर्म निकालने का क्या मेरा फॉर्मूला होगा, जैसे AP वुड बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म मैंने A एज्यूम किया, ठीक है, प्लस pth टर्म का पोजीशन क्या है, नहीं पोजीशन P है, फॉर्मूला P-1 आएगा पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। सो इसका पोजीशन P है, इसलिए P-1 इंटू D आ गया। सिमिलरली qth टर्म आ जाएगा, तो rth टर्म भी वैसे ही निकालना है, ठीक। नहीं, A और D तुम्हारा अजम्पशन है, क्वेश्चन में नहीं गिवन है। A और D की वैल्यू निकाल के पुट करना है rth टर्म में, दैट्स द एक्चुअल क्वेश्चन। A और D अपने कुछ वेरिएबल्स थोड़ी डाल दोगे अपने क्वेश्चन में, A और D तो हमारे अज्यूम्ड वेरिएबल्स है ना, दे हैव नॉट मेंशन्ड A और D इन द क्वेश्चन, सो दे डोंट, वो कहेंगे भाई A और D है क्या, वो पूछेंगे आपसे, तो सॉल्यूशन शुड बी विदाउट A एंड D। हो रहा है कुछ? Anyone has any answer? I don't know, ये पता नहीं। D का वैल्यू 1 है, ओके। Anyone has anything to offer, या मैं एक बार ट्राई करके दिखाऊं? P-Q 0 आ रहा है, बट P-Q निकाला क्यों? ठीक है, फाइन, हो सकता है निकालना भी पड़े, आई डोंट नो, बट एनीवेज लेट मी ट्राई। pth term of an AP is Q. So pth term मेरा Q है, यानी Q would be equal to what? First term plus P-1 into D. Do you guys agree with this? किसी को इस स्टेटमेंट में डाउट है तो प्लीज बताइए। Q would be equal to A plus P-1 into D. इसमें कोई इशू नहीं है ना किसी को? And Qth term is P. So P would be equal to A plus कौन सा टर्म है? Qth, Q-1 into D। यहां तक ठीक है सबको, ये टर्म भी ठीक है। हमें निकालना क्या है? rth टर्म। rth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? A of R would be equal to A minus R-1 into D। ये हमारा आंसर है। इसमें बेसिकली A और D की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। A और D दो वेरिएबल है और मेरे पास दो इक्वेशन से A एंड D। P एंड Q आर नोन वेरिएबल्स और रादर नोन कॉन्स्टेंट्स। A एंड D आर वेरिएबल्स, तो हमें बस A और D निकालना है और कुछ नहीं करना। सो अगर इनको मैं डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देता हूं
तो क्या Q माइनस P ये कैंसिल हो जाएंगे, राइट? ये बन जाएगा Q माइनस P, P माइनस 1 माइनस Q माइनस 1 D। ये समझ आया मैंने सब्ट्रैक्शन कैसे किया? दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया डायरेक्टली, ठीक है। सो Q माइनस P इज इक्वल टू P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1 इंटू D। ये कैंसिल आ गया। यहां पे देखिए Q माइनस P है, यहां पे P माइनस Q है, यानी D मेरा आएगा Q माइनस P अपॉन P माइनस Q। समझ आ रहा है? सो D आ गया माइनस 1। इज दैट फाइन? सबको समझ आया? ओके। अब मेरा अगर D माइनस 1 आया तो मैं A किसी भी एक इक्वेशन से निकाल सकता हूं। ऊपर वाले इक्वेशन से अगर मैं A निकालता हूं तो क्या होगा? A इज इक्वल टू Q टाइम्स माइनस P माइनस 1 इंटू D माइनस 1 है इक्वल टू A। इस टर्म को मैं LHS में लेके गया तो ऐसा हो गया, और D की वैल्यू डाल दी माइनस 1, ठीक है। D की वैल्यू अगर मैंने माइनस 1 डाल दी तो ये प्लस हो गया, राइट? इसको मैं हटा रहा हूं, इसको प्लस कर दे रहा हूं। सो A हो गया मेरा, सॉरी, A हो गया P प्लस Q माइनस 1, ठीक है। A भी आ गया, D भी आ गया, तो क्या मैं rth टर्म निकाल सकता हूं? rth टर्म होगा मेरा A P प्लस Q माइनस 1 प्लस R माइनस 1 इंटू D मेरा माइनस 1 है। सो ये माइनस 1 यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। P प्लस Q माइनस R, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर है। किसको नहीं समझ आया? कोई भी स्टेप, थोड़ा सा ऊपर नीचे, कौन सा स्टेप नहीं समझ आया बताइए, बताइए। पूरा समझ आ गया? ओके, पक्का ना? सो शैल वी मूव ऑन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which term of the sequence, देखिए यहाँ पे सीक्वेंस -3 से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, दैट इज नॉट, ये जरूरी नहीं कि 0 या 1 से ही स्टार्ट हो या पॉजिटिव नंबर से ही स्टार्ट हो। -3 -7 एज लॉन्ग एज आपको कॉमन डिफरेंस कंसिस्टेंट है ना, इट्स फाइन, ठीक है। और ये देखिए नंबर छोटा होता जा रहा है, -3 बड़ा नंबर है, -7 छोटा है, ठीक है। तो इसका, अच्छा बाय द वे, कॉमन डिफरेंस जो होता है ना, हमेशा सीक्वेंस के सेकेंड नंबर को फर्स्ट नंबर से माइनस करके आता है। कभी भी फर्स्ट को सेकंड से माइनस मत कर देना, सेकंड को फर्स्ट से, या फिर थर्ड को सेकंड से, या फिर n को n-1 से। समझ आया? nth टर्म्स को उसके एक प्रीवियस टर्म से माइनस करेंगे तो ही कॉमन डिफरेंस आता है, ठीक है। सेकंड मतलब ये डिसाइड करेगा तुम्हारा कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सो इस पर्टिकुलर केस में जिसमें -3 -7 गिवन है, तो उसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा? -7 माइनस ऑफ -3। समझ आया कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो दिस विल बिकम -7 प्लस 3, यानी -4 मेरा कॉमन डिफरेंस है इन द फर्स्ट सीरीज। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस इज -403। अच्छा, सॉल्व कर दिया, ओके, ठीक है। मैं क्या अज्यूम करूंगा कि जो -403 वो मेरा nth टर्म है, ठीक है। सो अगेन यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस r, सॉरी n-1 इंटू d, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है nth टर्म का। इसमें nth टर्म मैंने -403 अज्यूम किया है। फर्स्ट टर्म क्या है मेरा? -3 प्लस n-1 का n तो मुझे निकालना है कि ये कौन से पोजीशन का टर्म है, विच टर्म इज इट, और d क्या है मेरा? -4। इसमें डाउट है? ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा इसमें किसी को डाउट है? ये समझ आ गया सबको? अब बस सॉल्व करना है, इसको इधर ले आइए, +3 हो जाएगा, यानी -401 डिवाइडेड बाय -4 शुड बी इक्वल टू n-1, राइट? व्हाट? 404 कैसे? -403, यहां पे 400 होगा, नॉट 401, ठीक है। +3 किया ना, तो इससे मैंने 3 माइनस कर दिया, 400 हो गया। सो n-1 वुड बी इक्वल टू
100, so n would be equal to 101, ये 101st टर्म होगा। समझ आया सबको? n की वैल्यू कैसे निकाली? हाँ बोलो, क्या मेथड लगाया आपने, बताइए। तो फिर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा। आप ध्यान से देखिए कि यहाँ से जो यहाँ पे शिफ्ट किया है वो सही किया है कि नहीं। ये आपने लिखा है, ये स्टेटमेंट लिखा है आपने, ये सेम लिखा है, तो फिर पक्का कैलकुलेशन मिस्टेक है। There is no other way. ठीक है, now let's come to the second part of the question. If also find which term, if any मतलब अगर है तो, ठीक है, which term of the given sequence is -500, ठीक है, जैसे -403 था वैसे ही मुझे -500 का निकालना है। तो -500 का निकालने के लिए फिर से मैं n एज्यूम करता हूँ, ठीक है। सो -500 शुड बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी क्या है, -4, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने +3 किया तो ये क्या हो जाएगा, -497, ठीक है, डिवाइडेड बाय -4 शुड बी इक्वल टू n-1। अब यहाँ पे इशू क्या आ रहा है ना कि अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 2 8 17, 4 4 16, उसके बाद कुछ डेसिमल आ रहा है, ठीक है, और मैं ये n जो निकाल रहा हूँ वो डेसिमल में आ जा रहा है। डेसिमल में क्या कोई पोजीशन पॉसिबल है क्या? पोजीशन हमेशा या तो फर्स्ट पोजीशन होगा या सेकंड पोजीशन होगा या थर्ड, कोई 1.5th पोजीशन करके कोई चीज ही नहीं है, ठीक है। तो n हमेशा नेचुरल नंबर आना चाहिए, it should always be a natural number। इस चीज का ध्यान दीजिए, this is valid for all the questions throughout sequence and series, because n itself doesn't represent any number, n represents a position, कि कौन से पोजीशन पे वो नंबर रहेगा सीरीज का, ठीक है। तो n हमेशा नेचुरल नंबर रहेगा, वो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन ऐसा ही हो सकता है, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर कोई भी नंबर पे आपका n डेसिमल में आ रहा है, मतलब ये जो नंबर है दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द सीरीज, ठीक है। -500 ये जो इन्होंने इफ एनी डाला था इसलिए डाला था कि इज 500 -500 पार्ट ऑफ द सीरीज और नॉट, सो है सीरीज का पार्ट नहीं है। समझ आया सबको? ओके, ठीक है। सो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हम पढ़ लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। फर्स्ट फॉर्मूला तो हमें पता ही है, दैट nth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब जो सेकेंड फॉर्मूला है ना, ये समेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। समेशन का फॉर्मूला मतलब कि अगर मेरे पास कुछ सीरीज दिया हुआ है 1 2 till 1 2 is too easy, चलो फिर भी ले लेते 10 तक। अब ये जो मेरा सीरीज है इसका सम कैसे कर सकते हैं? या तो मैं मैनुअली करूं 1 + 2 + 3 +, ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ फिजिबल सॉल्यूशन, सो देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दैट, जहां पे मैं s ऑफ n मतलब nth टर्म तक का सम, nth टर्म तक का सम इज इक्वल टू n/2, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, जिस पोजीशन तक का सम निकालना है। अब a की जगह क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू डी, बाकी पूरा सेम है फॉर्मूला, सिर्फ a की जगह 2a हो रहा है और बाहर एक n/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये समेशन का फॉर्मूला है। जो a प्लस n-1 डी था वो किसका फॉर्मूला था, nth टर्म का, ये nth टर्म तक के समेशन का फॉर्मूला है। इसको लिखने का एक और तरीका है जो सेकंड दिया हुआ है, दैट इज n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसे भी लिख सकते हो। किसी किसी क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया रहता है, उसमें हम समेशन ऐसे निकाल सकते हैं। तो लास्ट टर्म अगर दिया है ना, नहीं आपको फिर भी पोजीशन चाहिए ही होगा, दैट्स राइट, एनीवेज, ठीक है। समझ आया फॉर्मूला समेशन के? कुछ समेशन के भी क्वेश्चंस करते हैं। आई एम अज्यूमिंग कि अभी तक इतना कुछ टफ है नहीं, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मोर और लेस आराम से हो जाता है, इश्यूज आते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सो देख लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के और क्वेश्चंस कैसे हैं। Let Sn denote the sum of first n terms of an arithmetic progression. If S10 is equal to 530, S5 equal to 140, then S20 minus S6 is equal to। आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया? Sn is denoting sum of first n terms, यानी ये बस आपको ये बताया जा रहा है कि Sn क्या होता है, जो हमने अभी पढ़ा है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया उन्होंने। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है कि S10 is equal to 530, यानी यहाँ पे देखिए n की वैल्यू उन्होंने 10 दे दी है मुझे,
सो आपको ए एंड डी में एक इक्वेशन मिल जाएंगे यूजिंग समेशन फॉर्मूला। जो हमारा समेशन फॉर्मूला था वो यूज करके हमें ए और डी का रिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि मुझे एस एन दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है। सो ए और डी में मुझे एस 10 इक्वल टू 530 से रिलेशन मिल जाएगा, एस 5 इक्वल टू 140 से भी ए और डी का रिलेशन मिलेगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है, S20 माइनस S6, मतलब S20 निकालिए, S6 निकालिए, माइनस करके क्या आंसर आएगा बताइए। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं सबको? कर लेंगे, खुद करके देखिए। कैन आई हैव द होमवर्क कॉपी जिन्होंने किया था लास्ट होमवर्क? हाँ, जो होमवर्क दिए थे उसमें से कुछ क्वेश्चंस किए, वो फिर करके ट्यूसडे को दीजिए, ठीक है? दैट्स फाइन। और किसी का है होमवर्क कॉपी? बाकी जिनका नहीं है ट्यूसडे को मुझे प्लीज दीजिए, जितना आप होमवर्क कर सकते हैं खत्म फ्रॉम चैप्टर सेट्स। उसके अलावा जो आज होमवर्क मिलने वाला है वो भी करना होगा, ठीक है? बिकॉज वी हैव अ गैप ऑफ 3 days नाउ। हम ट्यूसडे को मिलेंगे, राइट? तो सैटरडे संडे मंडे 3 दिन का गैप है, उस हिसाब से मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन हो जाना चाहिए, इसमें कुछ ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, सीधा इक्वेशन सॉल्व करना और ए और डी की वैल्यू निकाल के आंसर निकालना है। मैंने अब तक तो किया है, मैंने आगे नहीं बढ़ा है, इसलिए मैंने ऐड 9 में किया इक्वल टू 8 + 7। देखिए 530 इज इक्वल टू 10/2 2a + 9b, दैट इज करेक्ट। दूसरा इक्वेशन 140 इक्वल टू फिफ्थ टर्म है 5/2 2a + 4d। यही मेन है। अभी आगे का जो आपको दिक्कत आ रहा होगा ना, वो आपको अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने में आ रहा है, उसका सीक्वेंस एंड सीरीज से कुछ लेना देना नहीं है। सीक्वेंस एंड सीरीज का फॉर्मूला आपने ऑलरेडी डाल दिया, इसके बाद अलजेब्रा। अगर अलजेब्रा में प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो मैं तो भी देख दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में प्रॉब्लम ना है उसके लिए आपको ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत अलजेब्रा घर पे, ठीक है? अभी मैं देख देता हूँ। देखिए कहाँ किया आपने ये वाला, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, तो 5 1 5 5 0 5 6 30, ये इक्वेशन सही है। ये मेरा हो गया, ये a + 4d क्यों किया आपने, 2 कॉमन ले लिया बाहर तो कैंसिल हो गया। अभी 5 को सीधा इससे डिवाइड किया, 5 2 * 10, ये होगा 5 2 * 10 5 8 = 40, ये 28 होगा।
समझ आया क्यों 28 होगा? ये 2 आपने कॉमन लिया, कैंसिल कर दिया, तो a + 2d रह गया अंदर, और बाहर का जो 5 है इसके नीचे ले जाएंगे तो 140/5 28 हो जाएगा। ये गलत है, ये ठीक कर लेंगे तो आपके a और d आ जाएगा। ठीक है, हुआ किसी का? एक बार ट्राई करके देखें, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। देखिए Sn में हमें S10 530 गिवन है, दैट मीन्स 530 इज इक्वल टू n/2 कितना हो गया? 10/2 इंटू 2a प्लस n-1 कितना होगा? 10-1 इंटू d। यहां तक ठीक है सब? ओके, अब ये कैंसिल, ये 2 इधर चला जाएगा, 106 इक्वल टू 2a प्लस 9d। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। एनी डाउट? सेकेंड इक्वेशन ही ऐसे निकालते हैं। सेकेंड इक्वेशन वुड बी 140 इक्वल टू 5/2 2a प्लस फिफ्थ टर्म है यानी 4d होगा। 4d होगा तो 2a प्लस 4d करता हूं, ये 5 से कैंसिल किया, हो गया 28, हो गया 56। ठीक है, ये दो इक्वेशन कैसे आए सबको समझ आया? इसमें किसी को डाउट है दोनों इक्वेशंस कैसे आए? प्लीज लेट मी नो अगर डाउट है। नहीं है तो सीधा सबट्रैक्ट करते हैं। सबट्रैक्ट करेंगे 0 5 50 इक्वल टू 5d, यानी d कितना आ गया? 10। ठीक है, अगर d 10 आया तो a कितना आएगा? किसी में डाल दीजिए, 56 माइनस 4d, 4d इज 40 इक्वल टू 2a, यानी 16 इक्वल टू 2a, a आ गया 8। a और d दोनों निकल आए 8 और 10। अब क्या मैं S20 माइनस S6 कर सकता हूं? S20 वुड बी 20/2, ट्वाइस ऑफ a कितना होगा? 16 प्लस n-1 19 इंटू 10 190। ठीक है, माइनस S6 कितना होगा? 6/2 16, 6 टर्म होगा 5 प्लस 5 इंटू d 50। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? ये जो लिखा है मैंने एक्सप्रेशन, ये इज दैट फाइन? 16/2 20/2 16 प्लस 190 माइनस 6/2 16 प्लस 50। ये 2a माइनस n-1d है, 2a प्लस n-1d। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 10 टाइम्स ऑफ 16 प्लस 190, ये कितना हो गया? 6 2060 माइनस ये 3 टाइम्स ऑफ 66, 3 टाइम्स ऑफ 66 इज 18 198। 198 माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 2681 1862 आंसर है। जस्ट कैलकुलेशन, जेई का क्वेश्चन। ठीक है, समझ आया सबको? किसको डाउट है इसमें? कैन वी मूव ऑन? ओके, बाय द वे आपको इन पीडीएफ का एक्सेस है। किसी को भी डाउट हो ना तो इन पीडीएफ में सोल्यूशन भी गिवन है, आप जाके घर पे चेक कर सकते हैं। किसी को और एक्सेस नहीं है तो प्लीज दीपा मैम से बात कीजिए, फिर भी कोई इशू आता है तो मुझे बताइए। ठीक है, और जितने भी हम प्रीवियस चैप्टर करते रहेंगे सबका स्टडी मटेरियल अवेलेबल होगा। कई बार फ्यूचर चैप्टर्स के भी अवेलेबल होंगे इफ यू आर इंटरेस्टेड, व्हिच आई एम श्योर यू आर नॉट, बट एनीवेज यू गॉट द पॉइंट। देखिए अगला क्वेश्चन। ओके, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन रेशियो 3n plus 8 upon 7n plus 15. फाइंड द रेशियो ऑफ द 12th टर्म। क्वेश्चन समझ आया कि 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी दोनों का फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर एक का फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस a एंड d है तो सेकंड का आप कैपिटल A एंड कैपिटल D लीजिए अलग। ठीक है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, लेकिन दोनों का nth टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी दोनों का n सेम है, n की वैल्यू सेम है, जो भी होगा n का वैल्यू वो सेम है।
ठीक है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन रेशियो, मतलब इनके सम को हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 3n + 8 अपॉन 7n + 15, ठीक है। एंड देन दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड द रेशियो ऑफ 12th टर्म। 12th टर्म के लिए n की वैल्यू 12 डाल देनी, दैट्स इट। कर पाएंगे? ट्राई, प्लीज ट्राई कीजिए। फोर में 9 ना 7/16। ध्यान से देखिए, हड़बड़ी में कुछ गलती की होगी, ध्यान से देखिए। नो, तो भी आया था मतलब 12 आती है 4/9 क्या बोला आपने? 4/9 बोला? बोला नहीं। हाँ, गलत है। क्या आपने ए और डी दोनों का सेम लिया? दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म अलग होगा, कॉमन डिफरेंस अलग होगा, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, उसके बाद वो 4/9 आ रहा है। 4 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे गाइस, यहाँ पे 4 वेरिएबल्स है। फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ए और डी और सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कैपिटल ए कैपिटल डी अलग अलग टर्म्स है। देयर आर 4 वेरिएबल्स फॉर टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। स्मॉल ए एंड कैपिटल ए आर डिफरेंट वेरिएबल्स, इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ओके फाइन, ये बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके अगर स्कूल में बोर्ड एग्जाम का भी प्रिपरेशन चल रहा है उसमें भी आता है, तो इसका आप वहां पे भी यूज करते हो और जेई में तो आता ही है, मेंस में तो आता ही है। इक्वेट करने की जरूरत नहीं है, आप nth टर्म मतलब फर्स्ट सेंटेंस की बात करें, उनका रेशियो निकालना, रेशियो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। फिर 12th टर्म का रेशियो निकालिए, ठीक है, उसमें भी a और d आएंगे, d के साथ एक कोएफिशिएंट होगा, वो कोएफिशिएंट आप कंपेयर कीजिए जो आपके फर्स्ट स्टेटमेंट से इक्वेशन मिला और n की वैल्यू ऐसा जज कीजिए जिससे कि कोएफिशिएंट मैच कर जाए। एग्जैक्टली, n की हर वैल्यू के लिए रिलेशन वैलिड होगा ना, फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन और 10th पोजीशन और डजंट मैटर, दैट्स द पॉइंट ऑफ राइटिंग एन nth टर्म और समेशन टिल nth टर्म। n के हर वैल्यू के लिए इक्वेशन वैलिड है, यानी n = 1 के लिए भी वैलिड है, 2 के लिए भी, 10 के लिए भी। तो n की वैल्यू आप कुछ भी चूज करके अपने फाइनल आंसर के साथ मैच करवा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको करवा के दिखाता हूं बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम। The sum of n terms of two arithmetic progression are in ratio। देखिए फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म में स्मॉल a ले रहा हूँ और कॉमन डिफरेंस स्मॉल d ले रहा हूँ, तो फर्स्ट टर्म का a प्लस नहीं क्या है, सम ऑफ है, ठीक है। सो n/2 2a प्लस n-1 कितना रहेगा, n-1 ही रहेगा क्योंकि हमें n पता ही नहीं है, इनटू d। ये फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का सम है, ठीक है। सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में n सेम ही है, दोनों का n सेम ही है क्योंकि दोनों हम nth टर्म तक ही जा रहे हैं, लेकिन अंदर का जो फर्स्ट टर्म है वो चेंज हो जाएगा
और जो कॉमन डिफरेंस है वो चेंज हो जाएगा। तो मैंने ये ऐसे ही लिखा है स्मॉल ऑन कैप्स में डिफरेंट, ठीक है। इसका रेशियो कितना गिवन है 3n + 8 डिवाइडेड बाय 7n + 15, ठीक है। ये समझ आया सबको। अब ये तो ऑब्वियसली कैंसिल हो गया, ये यहां पे ही रखते हैं। अब हम फाइंड आउट करते हैं हमें चाहिए क्या, रेशियो ऑफ द 12th टर्म चाहिए हमें। 12th टर्म का रेशियो चाहिए, देखिए सम टिल 12th टर्म का रेशियो चाहिए, सिर्फ 12th का चाहिए, सिर्फ 12th का चाहिए। सो वो क्या होगा a + 11d अपॉन a कैपिटल A + 11 कैपिटल D। इसका रेशियो कितना है ये निकालना, ठीक है। हमें इसके साथ कंपेयर करके देखिए कि यहाँ पे तो मुझे a + 11d चाहिए, यहाँ पे 2a + n - 1d है, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं 2 को हटाता हूँ सो दैट इससे सिमिलर हो जाए मेरा। 2 को हटाने के लिए क्या कर सकता हूँ, इसको मैं 2 से डिवाइड करके इसको n - 2 कर दूंगा और ये 2 हट जाएगा, और डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड करके, ठीक है। मैंने LHS में पूरा निपटा दिया, इसका RHS में कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा। मैंने न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड किया। देखा जाए तो न्यूमरेटर का डिवीजन डिनोमिनेटर का डिवीजन आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये 2 को मैंने इस 2 को हटाया और इसमें n - 1 2 किया, इसमें n - 1/2 किया। ये स्टेप समझ आया कि नहीं, ये जो मैंने किया समझ आया। सी नाउ इट इज कंपेरेबल। अब मुझे a + n - 1/2d और a + 11d मिल गया। ये दो मैं कंपेयर कर सकता हूँ, ठीक है। फर्स्ट टर्म मैच किया, d मैच किया, द ओनली थिंग आई हैव टू मैच इज 11 एंड n - 1/2d। अगर ये दोनों मैच हो जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। इन दोनों को मैच करने के लिए मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन से n पे ये मैच कर रहे हैं, ठीक है। कैसे मैच करेंगे वो, कि मैं n - 1/2 को 11 के इक्वल कर दूंगा, तो मुझे n की वैल्यू मिल जाएगी कि मैंने 11 को अगर n - 1/2 से इक्वल किया तो ये हो जाएगा n - 1 = 22, n वुड बी इक्वल टू 23। ये मुझे n की वैल्यू मिल गई, यानी 23rd टर्म में मेरा ये दोनों इक्वल हो जा रहा है। आप समझ रहे हो। अगर मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 23 डाली तो ये सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 23 - 1 is 22 डिवाइडेड बाई 2 is 11। मैच कर गया। नीचे मैंने अगर n की वैल्यू 23 डाली तो 23 - 1 is 22 डिवाइडेड बाई 2 is 11, ये भी मैच कर गया, ठीक है। तो n के वैल्यू से ये रेशियो मिल जा रहा है मुझे, यानी क्लिक हो रहा है। तो अगर n की वैल्यू मैंने लेफ्ट हैंड साइड में डाला था और रेशियो मिल गया, तो राइट हैंड साइड भी वैसे ही रहेगा, 3 × 23 + 8/7 × 23 + 15। समझ आया आप लोगों को क्या किया मैंने, ये स्टेप समझ आया। डाउट है तो बताइए प्लीज, ठीक है। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 9 6 + 8 3 3 2 6 7 3 1 2 14 15 16 + 15 इक्वल टू 77/6 7 1। देखिए 1 + 6 कितना होता है, 7 होता है, और बीच में 7 है, यानी 11 से डिविजिबल है। 11 का डिवीजन रूल होता है। 1 + 6 अगर 7 और बीच में 7 है, यानी 11 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा 11 से डिवाइड करके 7, ये हो जाएगा 16। 7/16 इज द आंसर। क्या हुआ, 11 का डिविजिबल रूल नहीं याद है। अगर कोई भी नंबर के एजेस को ऐड करके बीच का नंबर मिलता है, यानी वो 11 से डिविजिबल होगा, और जो एजेस के नंबर है वही आंसर होगा। सर ये स्टेप में जो पूरी है उसको हम कैसे निकालें, क्योंकि एक एडिशन है। कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन, आई कुडंट हियर यू। जिस स्टेप हम लोगों ने 2a से 2 कैंसिल, हाँ देखिए, इसको इससे कैंसिल नहीं किया मैंने, ये मेरा न्यूमरेटर है, इसको ये पहले यहाँ पे 2 था नहीं, 2a + n - 1d था। मैंने इस पूरे न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड किया और नीचे के पूरे डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड किया। दिस वाज माय स्टेप। और क्योंकि मैंने इनको इंडिविजुअली डिवाइड किया, तो एसेंशियली देखा जाए तो ये आपस में कैंसिल भी हो सकते हैं। मैंने मतलब एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं किया। मैंने न्यूमरेटर है, मतलब अगर आपके पास x/y गिवन है, कैन यू राइट इट एज x/2 डिवाइडेड बाय y/2। उससे कुछ एक्सप्रेशन में चेंज होता है? नहीं होता है। वही किया मैंने यहाँ पे, न्यूमरेटर अपॉन 2 डिनोमिनेटर अपॉन 2 किया। अब इस 2 के एलसीएम को मैंने ब्रेक करके इंडिविजुअल टर्म्स के नीचे डाल दिया, तो ये जो 2a/2 हुआ उसका सिर्फ a बचा। यहाँ पे n - 1/2 था, उसको मैंने वैसे ही लिख दिया।
सिमिलरली नीचे कैपिटल A अपॉन 2 अलग हो गया, n-1 अपॉन 2 अलग हो गया। उसके बाद मैंने इसको इसके साथ कंपेयर किया, मुझे आंसर मिल गया। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, अभी आज का होमवर्क ध्यान से लिखिए। एक तो हमने कौन से पेज तक किया था? पेज 19 था मेरे ख्याल से। पेज 19 तक हमने जितने भी आज क्वेश्चंस किए सब आपको करना है कॉपी में, सारे। ठीक है, ऑफ दिस पीडीएफ ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज विच इज अवेलेबल इन द फोल्डर। ठीक है, एंड चेक पॉइंट 1 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 करके आना है ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। गॉट इट एवरीवन? कब चेक करूंगा मैं? ट्यूसडे को। ठीक है, एंड जो इसके प्रीवियस चैप्टर सेट्स के मैंने होमवर्क दिए थे, यू हैव टू डू दैट आल्सो, बिकॉज विदाउट डूइंग ऑल दोस थिंग्स हम भूल जाएंगे सब सेट्स का। ठीक है, ये तो डेफिनेटली करना है। जो प्रीवियस है उसमें भी कोई डाउट वगैरह रहेगा तो क्लास में पूछिएगा प्लीज, बोलिए। हाँ, ये आपके बुक सेकंड में है बाय द वे, वॉल्यूम 2 जो है इसका उसमें मिलेगा आपको, उसका फर्स्ट चैप्टर है ये। आई थिंक आपको दोनों वॉल्यूम्स मिले होंगे ना उसके सेकंड। तो नेक्स्ट टाइम ये वाले बुक लाइएगा, वॉल्यूम 2 लाइएगा। ठीक है,